नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू रनिंग गुड। दोस्तों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर मैं आज आप सबके लिए लेकर आया हूं। इसका नाम है इकोनॉमिक सर्वे 2022-23। दोस्तों, आज इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के साथ जुड़े हुए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम समझने वाले हैं। घबराने की कोई बात नहीं है, राइट? कोई भी चीज़ इसमें ऐसी नहीं है जो डिफ़िकल्ट है। अगर कोई चीज़ डिफ़िकल्ट है तो उसको मैं बहुत ही सिंपल शब्दों में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, राइट? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो इकोनॉमिक सर्वे है, इसका ये अनुमान है कि इस साल ये जो करंट फिस्कल ईयर है, अब एक छोटी सी येट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं, खास करके नए स्टूडेंट्स जो हैं, ये फिस्कल और ऐसे शब्द को सुनकर घबरा जाते हैं कि ये फिस्कल का मतलब क्या है। दोस्तों, फिस्कल का मतलब है फाइनेंशियल। फाइनेंशियल ईयर को कहते हैं फिस्कल ईयर। और हमारे देश में जो फाइनेंशियल ईयर है उसकी शुरुआत होती है 1 अप्रैल से। तो ये जो करंट फाइनेंशियल ईयर है या फिर करंट फिस्कल ईयर है, इसकी शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 2022 को, और ये खत्म कब होगा? 31 मार्च 2023 को। और इसलिए आपने देखा होगा कि ये जो इकोनॉमिक सर्वे है इसको कहा गया है, इसका जो आंकड़ा है दैट इज इकोनॉमिक सर्वे 2022-23, राइट? तो ये करंट फाइनेंशियल ईयर की यहां पर बात हो रही है कि इस साल हमारा ग्रोथ होगा 7%, और जो नेक्स्ट साल है फाइनेंशियल ईयर, जो 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट होगा और 31 मार्च 24 को खत्म होगा, तो नेक्स्ट ईयर हमारा ग्रोथ होगा 6.5%। वर्ल्ड बैंक ने भी यही कहा है। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि इस साल 6.9% और नेक्स्ट ईयर 6.6%। तो इसमें कोई इतना बड़ा खास गैप है नहीं। आप इकोनॉमिक सर्वे को देखें या फिर वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों को देखें, एक चीज साफ है कि वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी, राइट? हम चाइना को भी ग्रोथ की स्पीड में पीछे छोड़ने वाले हैं। और बहुत सारे लोग जो हैं, जो क्रिटिक्स हैं, वो कहेंगे कि ये तो एक कंसिस्टेंट डिक्लाइन हो रहा है, क्योंकि 2021 में हमारा ग्रोथ था 8.7%, फिर ये साल जो है वो 7% होगा, नेक्स्ट ईयर 6.5%। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारा ग्राफ जो है वो नीचा ही जाता जा रहा है? द आंसर इज नो, ऐसा नहीं है। दिस शुड नॉट बी मिस्टेकन फॉर अ लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल डिक्लाइन। ये कोई स्ट्रक्चरल डिक्लाइन नहीं हो रहा है। द थिंग इज दोस्तों कि ये जो डिक्लाइन है ये पूरी दुनिया में है। द वर्ल्ड इकोनॉमी इज स्लोइंग एंड मे एक्सपीरियंस अ मेजर रिसेशन लेटर दिस ईयर। 2023 में दुनिया के बहुत सारे देशों में रिसेशन जैसी सिचुएशन हो सकती है। खास करके यूके की बात करें तो यूके में रिसेशन जो है वो होने वाला है। यूएसए का ग्रोथ इतना कोई खास नहीं होगा। चाइना का ग्रोथ थोड़ा अच्छा होगा, राइट? लेकिन बड़ी बड़ी इकोनॉमीज, जर्मनी को आप देख लीजिए, फ्रांस को देख लीजिए, जापान को देख लीजिए, तो उनका ग्रोथ जो है, उनकी जो स्पीड है वो उतनी कोई खास इंप्रेसिव नहीं रहने वाली है। तो ये सारे अलग अलग देश जो है ना, वो हमसे बहुत सारी चीज़ें मंगवाते हैं, वो हमसे बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं और हम इनको बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं। तो जब ग्लोबल स्लो डाउन चल रहा है और ऐसे समय में अगर हम ये आंकड़ों को अचीव करते हैं तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है, और वो ये दिखाता है कि भारत के जो फंडामेंटल्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जैसे आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपके जो बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं ना, आपकी जियोग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, जनरल साइंस, तो ये सारे आपके फंडामेंटल या फिर आपके बेसिक सब्जेक्ट्स हो गए। तो वैसे ही भारत की कुछ बेसिक चीज़ें जो है इकोनॉमी की, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। दिस इज़ द रीज़न कि ऐसे ग्लोबल वॉलेटाइल माहौल में भी भारत जो है वो अच्छा ग्रोथ करने वाला है। पहले ऐसा होता था कि जब रिसेशन होता था तो भारत पर इसकी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होती थी, लेकिन ये इकोनॉमिक सर्वे ये कह रहा है और कॉन्फिडेंट है कि अब अगर रिसेशन जैसी सिचुएशन आएगी तो भारत की इकोनॉमी जो है उस पर इम्पैक्ट आएगी, लेकिन उतनी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगी। इट विल नॉट हिट अस हार्ड, क्योंकि अब भारत की इकोनॉमी जो है वो काफ़ी रेजिलियंट हो चुकी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। तो ये ग्लोबल चैलेंजेस के होने के बावजूद भी हमारे यहाँ पर हमारी इकोनॉमी का परफॉर्मेंस जो है वो रीजनेबली
अच्छा होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि हाँ, एक्सपोर्ट्स जो हैं तो उस पर एक इम्पैक्ट डेफिनेटली आएगी। और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का एक रिपोर्ट होता है, तो इस रिपोर्ट जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसने ये बताया है कि इंडिया और चाइना जो हैं 2023 में ये दो देश जो हैं वो दुनिया की जो जीडीपी है उसका 50% जितना ग्रोथ जो है वो कंट्रीब्यूट करेंगे, और यूएसए और यूरोजोन जो है वो 10% के आसपास करेंगे। तो यू कैन सी के जो दो बड़े पहिए हैं 2023 में ग्लोबल इकोनॉमी के, तो दैट इज इंडिया एंड चाइना, विच इज अ गुड न्यूज फॉर आवर कंट्री। 1991 से पहले ऐसी सिचुएशन होती थी कि हमारा देश जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा बैगर था व्हेन इट कम्स टू फूड एंड फॉरेन एड। हम हमेशा दूसरे देशों से पैसे मांगते थे, गेहूं मांगते थे, चावल मांगते थे, लेकिन आज सिचुएशन चेंज हो गई है। आज हम एक ग्लोबल लोकोमोटिव हैं। लोकोमोटिव का मतलब है कि एक प्रकार का हम इंजन है, एक ऐसा इंजन जो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को खींच रहा है, विच इज़ ए गुड न्यूज़ फॉर अस। इकोनॉमिक सर्वे ने जो ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम है इसके बारे में ये कहा है कि 2010s के टाइम पर ऐसा था कि ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम था। अब ये ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम जो है वो नियरली ख़त्म हो गया है। ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है? ये थोड़ा डिफ़िकल्ट वर्ड लगता है ना आपको? कोई बात नहीं, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है दोस्तों, चीज़ों को आराम से समझिए। जो बैंक्स होती हैं तो उनके पास होता है कैपिटल, राइट। बैंक के पास जितना कैपिटल रहेगा, कैपिटल यानी कि उनके पास अगर बैंक के पास पैसे होंगे, राइट, मनी, तो ये पैसे जो है वो बैंक किसी को लोन के तौर पर दे पाएगी। अब बेसिक कॉमर्स की अगर मैं बात करूं तो जो बैलेंस शीट होती है जिसको कहते हैं बैलेंस शीट, तो उसकी एक तरफ जो है वो एसेट्स होती हैं, राइट। लेट्स से कि एक तरफ एसेट्स हैं और एक तरफ लायबिलिटी है। तो ऐसे दो बैलेंस शीट हम बना लेते हैं, लायबिलिटी एंड एसेट, राइट। ऐसा ऐसा टेबल हमने बना लिया। अब ये जो बैलेंस शीट है ये हम कहते हैं कि एक कंपनी की है, राइट। इसका नाम मैं दे देता हूं ABC, और ये SBI की बैलेंस शीट है। तो अब SBI जो है उसकी एसेट क्या है? उसकी एसेट होती है उसकी जो लोन है, लोन इन द सेंस इसका जो कैपिटल है। तो अगर SBI ने ABC कंपनी को 2 करोड़ रुपए दिए हैं तो ये बैंक ने अपनी एक प्रकार की एसेट जो है वो इस कंपनी को दी है, और ABC जो है उसकी लायबिलिटी में होगा ये 2 करोड़ फ्रॉम SBI, राइट। कि ये जो 2 करोड़ रुपए अभी ABC के पास है, ये पैसे ABC के नहीं है, ये पैसे SBI के हैं, और SBI के 2 करोड़ जो है वो अभी इसके पास है। तो ये इनकी एसेट है और ये इनकी लायबिलिटी, कि आज नहीं तो कल ABC को ये पैसे वापस देने हैं। तो ये हो गई बैलेंस शीट की एक बेसिक बात है, राइट। अब ट्विन बैलेंस शीट का प्रॉब्लम ये होता है कि बैंक ने किसी कंपनी को पैसे दिए हैं, किसी कॉरपोरेशन को पैसे दिए हैं, लेकिन अब वो कॉरपोरेशन उनको वापस पैसे देने की सिचुएशन में नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में ऐसा होगा कि जो कंपनी है, राइट, उसकी बैलेंस शीट भी बिगड़ जाएगी, इन द सेंस कि उनकी लायबिलिटी है 2 करोड़ की, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, और बैंक की सिचुएशन ये हो जाएगी कि उनकी 2 करोड़ की एसेट जो है वो फंस चुकी है। तो अब बैंक के पास लेट्स से कैपिटल ही नहीं रहा, और कोई ऐसी कंपनी है जिसको अगर आज पैसे मिल जाए, थोड़ी लोन मिल जाए, तो वो अच्छा खासा बिजनेस करेगी, प्रॉफिट कमाएगी, टैक्स पे करेगी, बहुत सारी जॉब्स जनरेट करेगी, लेकिन बैंक के पास पैसे ही नहीं है देने के लिए, क्योंकि उनके पैसे जो हैं वो फंस गए हैं इस ABC कंपनी में। तो ये ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम हो गया कि ना तो बैंक पैसे दे पा रही है, बिकॉज बैंक के बहुत सारे पैसे जो हैं वो फंस चुके हैं, और जिन्होंने पैसे लिए हैं बैंक से वो अब नहीं दे पा रहे हैं, बिकॉज किसी ना किसी प्रॉब्लम में वो भी फंसे हुए हैं। तो ये ट्विन बैलेंस शीट वाला जो प्रॉब्लम है ये अब ख़त्म हो चुका है, और अब बैंक के पास अच्छा खासा कैपिटल है। जो कंपनीज़ हैं उनके पास भी अपनी जो लायबिलिटीज़ हैं वो कम हो चुकी हैं, और अब वो नए नए इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, प्रॉफिट कमा रही हैं। तो सिचुएशन जो है वो काफ़ी अच्छी हो चुकी है कंपेयर टू 2010। रही बात छोटे छोटे बिजनेसेस की, तो छोटे बिजनेस का जो क्रेडिट ग्रोथ, यानी कि छोटे बिजनेसेस को जो लोन दी गई, तो उसमें भी हमें एक रिमार्केबल
जंप देखने को मिला है 30.5% जितना फ्रॉम जनवरी टू नवंबर 2022, विच इज़ वेरी गुड। छोटे छोटे बिजनेसेस जो होते हैं उनको जब राइट टाइम पर लोन मिलती है तो वो काफ़ी तरक्की कर पाते हैं, जॉब्स भी जनरेट कर लेते हैं या बिजनेस भी जनरेट कर लेते हैं। गवर्नमेंट कैपेक्स, कैपेक्स यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो पिछले 2 सालों से यही हो रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो कैपेक्स कर रहा है, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि सरकार जो है वो रोड बना रही है, एयरपोर्ट बना रही है, नए सिटीज़ डेवलप कर रही है, नए एरियाज़ डेवलप कर रही है। तो जब सरकार पैसे इंजेक्ट करती है तो खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करती है तो बहुत सारी जॉब्स जनरेट होती हैं। और इसी के साथ साथ ऐसा होता है कि प्राइवेट कंपनीज जो हैं उनको भी ये एक नज मिलता है, किक मिलती है कि सरकार इतना पैसा इन्वेस्ट करी है तो लेट्स इन्वेस्ट आवर मनी एज वेल। तो अब प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स जो है इसको भी इंक्रीज होने की ज़रूरत है, अब इंक्रीज होने भी लगेगा। नॉमिनल जीडीपी जो है इट्स प्रोजेक्टेड के 11% होगा नेक्स्ट ईयर, और इन्फ्लेशन जो है वो अब धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाएगा, राइट। इस साल इन्फ्लेशन की एवरेज रही है 6.8%, और अब इन्फ्लेशन जो है वो 4.5%, यानी कि जो 6% का एक बेंचमार्क है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एक लिमिट दी है कि गवर्नमेंट ने लिमिट दी है कि आपको इन्फ्लेशन जो है ये 2% से 6% के बीच में कहीं पर रखना है, लेकिन 6.8 इज़ टू मच, राइट। लेकिन अब ये इन्फ्लेशन जो है वो भी कंट्रोल में आता जाएगा, यानी कि महंगाई जो है वो धीरे धीरे कम होगी। और इसके पीछे भी एक रीज़न है जो रिसेशनरी कंडीशंस हैं, इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ों की ग्लोबल प्राइसेस जो है वो कम हुई है। आई गिव यू वन एग्जांपल। अगर यूरोप में काफ़ी इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छा हो रहा है, यूएसए में अच्छा हो रहा है, तो क्या होगा कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छा है तो वहाँ के लोग जो हैं उनके पास पैसे आ रहे हैं, उनके पास पैसे आ रहे हैं तो वो सारे पैसे जो है वो खर्च करेंगे, तो वो घूमने के लिए जाएंगे, ज़्यादा चीज़ों को कंज्यूम करेंगे, तो ऑयल की डिमांड भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी ना, क्योंकि अगर वो घूमने के लिए जा रहे हैं, ज़्यादा प्रोडक्ट्स को कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो सारे प्रोडक्ट्स को दुनिया के अलग अलग देशों से मंगवाना पड़ेगा। तो फ्यूल की एक ग्लोबल मार्केट जो है उसमें डिमांड फ्यूल की बढ़ेगी तो फ्यूल की प्राइस बढ़ जाएगी। लेकिन जब रिसेशनरी कंडीशन होती है तो क्या करते हैं लोग कम पैसे खर्च करते हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखें बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं जिनकी ग्लोबल डिमांड पहले रहती थी, लेकिन रिसेशनरी कंडीशंस की वजह से अब लोग जो हैं उतनी ही चीज़ें कंज्यूम करेंगे जितनी उनको चाहिए, इन द सेंस कि जो एसेंशियल हैं। फिर रिसेशन जैसे माहौल में जिनके पास लोगों की जॉब नहीं है, तो फिर ऐसे समय पर लोग जो हैं वो घूमने के लिए नहीं जाएंगे, राइट। वो अगर महीने में 2 बार पिकनिक जा रहे थे तो अब वो 3-4 महीने में 1 बार पिकनिक जाएंगे, वो अननेसेसरी खर्च जो है उसको कम कर देंगे। तो ये सारी चीज़ों की वजह से बहुत सारी चीज़ों की प्राइस जो है वो ड्रॉप हुई है, और भारत जैसे देश के लिए ये बेनिफिट के तौर पर एक प्रकार का वरदान के तौर पर साबित हुआ है। ऑयल की प्राइस जो है वो लास्ट ईयर के मुकाबले कम हुई है। अब भारत जो है वो रशिया का क्रूड ऑयल जो है वो $60 पर बैरल की कीमत से खरीद रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग फॉर अस। लेकिन जो रुपी और डॉलर की बात करें, अगर रुपी की वैल्यू डॉलर के मुकाबले कम होती जा रही है, या फिर डॉलर जो है वो एक्सपेंसिव या फिर उसकी वैल्यू बढ़ती है, तो हमारे इंपोर्ट्स जो हैं वो एक्सपेंसिव हो जाते हैं। तो ये एक थोड़ा प्रॉब्लम है, राइट। अब जो लेटेस्ट अगर मैं न्यूज़ आपको बताऊं तो ये भी है कि डॉलर जो है वो थोड़ा वीक होता जा रहा है, तो ये चीज़ हमारे लिए अच्छी है, ठीक है। The main risk here is that China's economy may rebound sharply after its COVID lockdown, pulling up commodity prices. अब चाइना जो है ये अनलॉक लगभग होने लगा है, और जब चाइना अनलॉक होगा तो चाइना के लोगों की डिमांड जो है वो बढ़ेगी, तो कमोडिटी की प्राइस जो है वो थोड़ी ऊपर जा सकती है। भले ही यूरोपियन यूनियन और यूएसए जैसे रीजन में रिसेशन जैसी या फिर स्लोडाउन जैसी सिचुएशन हो, लेकिन चाइना अगर वापस अब खुल ही जाएगा, चाइना खुल ही रहा है, राइट, ओपन अप हो रहा है, जो अनलॉकिंग जो है वो चाइना में हो चुका है, तो अब वहाँ पर कमोडिटी की डिमांड बढ़ेगी तो कमोडिटी की प्राइस जो है वो थोड़ी अप जा सकती है। तो ये थोड़ा हमारे लिए चिंता का विषय है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो इन्फोग्राफिक है वो मुझे आज के इकोनॉमिक टाइम्स में देखने को मिला, तो चलिए क्विकली इसको देख लेते हैं। वैसे तो बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि सर्वे जो कहता है कि जो हमारा ग्रोथ है, जीडीपी का ग्रोथ जो है वो फाइनेंशियल ईयर 2022 में 8.7, फिर इस साल 7.0 और नेक्स्ट ईयर 6.5 होगा।
और ग्लोबली देखें तो इंडिया जो है 6.1, चाइना का रेट होगा 5.2, यूएसए 1.4, सऊदी अरेबिया 2.6, वर्ल्ड जो है उसकी एवरेज होगी 2.9। और मोदी साहब ने भी ट्वीट किया है, अमित शाह साहब ने ट्वीट किया इस पर, और कुछ सजेशंस दिए गए हैं। नंबर 3 अगर हम देखें तो आप देखिए यहाँ पर कि हेल्थी कॉरपोरेट बैलेंस शीट की वजह से बिजनेस जो है वो ग्रो होगा, प्राइवेट कंजम्पशन जो है वो थोड़ा बढ़ेगा सर्विसेज का, और इन्फ्लेशन जो है तो ये थोड़ा कम हो रहा है, तो इसकी वजह से रिकवरी काफ़ी अच्छी होगी। और नंबर 4 के जो पॉइंट्स आप देखेंगे तो रिसेशन जो है वो एडवांस्ड इकोनॉमीज़ में है, मॉनेटरी टाइटनिंग इन डेवलप्ड मार्केट, तो ये एक चिंता का विषय है। वहाँ से क्या मीन्स मॉनेटरी टाइटनिंग का मतलब ये होता है कि जब फेडरल रिजर्व जैसे कि यूएसए की सेंट्रल बैंक है वो जब रेपो रेट को इंक्रीज कर देती है तो इट्स मॉनेटरी टाइटनिंग, यानी कि वो पैसों के फ्लो को कम कर रही है। तो पैसों के फ्लो को कम करना यानी कि लोन्स एक्सपेंसिव हो जाएगी, तो फिर ये पैसे जो है वो भारत की शेयर मार्केट में या फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है वो कम पैसे हमारे यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये मॉनिटरी टाइटनिंग जो है ये हमारे लिए थोड़ी अच्छी बात नहीं है। और कुछ कमोडिटी की प्राइसेस जो हैं वो थोड़ी ज़्यादा हैं, करेंसी जो हैं वो अगर कमज़ोर होगी तो इंपोर्ट्स तो एक्सपेंसिव होंगे, लेकिन इसी के साथ साथ हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो भी वाइड होगा। और मॉनसून अब अच्छा होना चाहिए, वरना उसकी वजह से फिर मॉनसून अच्छा नहीं होगा तो फिर जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उस पर एक इम्पैक्ट आ सकती हैं। फिस्कल प्रूडेंस रखना है, यानी कि पैसों को सोच समझ कर खर्च करे सरकार, करंट अकाउंट डेफिसिट को कंट्रोल में रखना है, इन्फ्लेशन पर ध्यान रखना है, और जो सरकारी कंपनीज़ हैं, जो ऐसी कंपनीज़ हैं जो इतना अच्छा प्रॉफिट नहीं कर रही हैं, तो इन सारी चीज़ों को बेचकर फिर ये पैसे जो सरकार के पास आएंगे तो उनको कैपेक्स के तौर पर यूज़ करना है। मिनरल्स को लेकर एक अच्छी पॉलिसी चाहिए। फिर स्टेट्स जो हैं वहाँ पर भी रिफॉर्म्स हों, राइट, नए नए बदलाव हों ताकि इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सकें। फिर एल आई सी का लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन नहीं, यहाँ पर लाइसेंसिंग, इंस्पेक्शन और कंप्लायंस जो इंस्पेक्शन राज है उसको कम करने की ज़रूरत है, और एजुकेशन और स्किल जो है उसको बढ़ावा देने की ज़रूरत है। तो ये एक छोटा सा इन्फोग्राफिक है, डोंट वरी, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो हम अभी विस्तार से डिस्कस करने वाले हैं एक के बाद एक। अब भारत में फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है, और ये दो चीज़ों की वजह से जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसका हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट बन सकते हैं। इसी के साथ सरकार ने जो PLI स्कीम यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लॉन्च की है, तो इसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग जो है उसको काफ़ी अच्छा बूस्ट मिला है, राइट। बड़े बड़े सप्लाई चेन के शॉक्स की बात करें तो एक तो यूएसए चाइना के बीच में जो ट्रेड वॉर चला, राइट, ट्रम्प साहब के समय पर ये स्टार्ट हुआ, उसके बाद बड़ा झटका लगा दुनिया को कोविड पेंडेमिक के टाइम पर, और उसके बाद का जो बड़ा झटका है दैट इज़ दिस रशिया यूक्रेन वॉर। तो ये 3 ऐसे बड़े इवेंट्स हुए जिसकी वजह से सप्लाई चेन जो है वो थोड़ा डिसरप्ट हो गया। और यूक्रेन के वॉर की वजह से क्या हुआ कि वीट, मेज, फर्टिलाइज़र, ये सारी चीज़ें जो हैं तो इनका प्रोडक्शन कम हुआ, और रशियन ऑयल और गैस जो हैं तो इनकी सप्लाई पर सैंक्शंस लगाना, प्राइस कैप्स लगाना, तो इसकी वजह से भी इसकी सप्लाई जो है इसमें कुछ इश्यूज हमें देखने को मिले हैं। It also said, यानी कि इकोनॉमिक सर्वे also said, India has a unique opportunity to become a global manufacturing hub this decade due to young workforce, domestic demand and government's focus on local production। ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से भारत जो है ये ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर बन सकता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी बन सकता है, एक यूनिक अपॉर्चुनिटी हमारे पास, क्योंकि हमारे यहाँ पर यंग वर्कफोर्स हैं, हमारे डोमेस्टिक डिमांड यानी कि जो चीज़ें हम पैदा करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारे देश में ही कंज्यूम हो जाती हैं, और नंबर 3 इज़ कि लोकल प्रोडक्शन पर सरकार जो है वो काफ़ी ज़ोर दे रही है। तो ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बनाएंगे। इसी के साथ सर्वे ने ये भी कहा कि जो ग्लोबल सप्लाई चेन है तो उसको रिकन्फिगर किया जा रहा है। अभी तक क्या था कि ज़्यादातर देश जो हैं वो अपना प्रोडक्शन चाइना में ही कर रहे थे, लेकिन अब ये जो कोविड हुआ, ये यूएस चाइना ट्रेड वॉर और ये जो युद्ध हुआ यूक्रेन और रशिया के बीच में, तो अब जो है जो पूरा फोकस जो है वो पूरा एटीट्यूड जो है वो सप्लाई चेन का जस्ट इन केस की तरफ चला गया है। पहले ऐसा था जस्ट इन टाइम,
राइट, जस्ट इन टाइम, यानी कि सारी चीज़ें चाइना से फटाफट मंगवा लें। लेकिन अब ये सोच रहे हैं कि नहीं, अब जस्ट इन केस कि अगर चाइना में कुछ हो गया, चाइना और ताइवान के बीच में इश्यू हो गया, तो प्रोडक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इट इज़ बेटर कि हम जो प्रोडक्शन है उसको डाइवर्सिफाई करें। जैसे कि इंडिया में एक ब्रांच होनी चाहिए, जैसे एप्पल ने अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है, वियतनाम में होना चाहिए। तो ऐसे अलग अलग देशों में हो, किसी एक देश पर निर्भर रहना जो है वो अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है। तो इसको कहते हैं जस्ट इन केस। इन 2022-23 इंडिया में इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो ग्रोथ है ये रहा 4.1%, ये कम रहा। 2021-2022 में इट वाज 10.3%। और इसके पीछे भी जो मेन रीज़न है वो यही है कि सप्लाई चेन में काफ़ी डिस्ट्रप्शन हुआ। चाइना में लॉकडाउन हुआ तो चाइना से बहुत सारा कंपोनेंट्स जो है वो हम हमारे देश में मंगवाते हैं, तो कंपोनेंट्स, रॉ मटेरियल नहीं आ रहा था, तो इसकी वजह से प्राइसेस भी इंक्रीज हो गई और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है इस पर भी एक इम्पैक्ट आई, राइट। और जो एसेंशियल गुड्स हैं, फूड, मेडिसिन, इंडस्ट्रियल गुड्स, ये सारी चीज़ों की जो सप्लाई चेन है वो डिस्टर्ब हो गई बिकॉज ऑफ पेंडेमिक। और इसी के साथ साथ क्योंकि सप्लाई नहीं थी तो फिर इसकी कॉस्ट भी बढ़ गई, तो इसकी वजह से इन्फ्लेशन भी यहाँ पर हुआ। फिर हम जानते हैं कि सेमीकंडक्टर चिप्स जो होती हैं, तो ये अगेन ये सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन की वजह से ऐसी सिचुएशन हुई कि चाइना से बहुत सारी चिप्स जो हैं वो नहीं आ रही थी, तो इसकी वजह से बहुत सारी कार्स जो हैं, मोटरसाइकिल्स जो हैं, ट्रक्स जो हैं, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को काफ़ी झटका लगा, क्योंकि आजकल सारी कार्स जो होती हैं, राइट, इनफैक्ट मोटरसाइकिल्स में भी चिप आती हैं, तो वो चिप नहीं है आपके पास तो फिर वो डिजिटल कंसोल और ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी काम नहीं करेगी। तो इसकी वजह से ऑटोमोटिव इंडस्ट्री पर भी एक इम्पैक्ट देखने को मिली थी। आप आई एम श्योर आपको ये चीज़ें याद आ रही होगी, क्योंकि पास्ट में भी द हिंदू एनालिसिस में हमने इन चीज़ों को देखा है। बाय द वे, अगर आपने हिंदू एनालिसिस नहीं देखा है तो लेट मी टेल यू कि ये एक सीरीज़ है, एक लंबे समय से चल रही है, और इसमें जो बेस्ट टॉपिक्स होते हैं आपकी एग्जामिनेशन के लिए, तो इनको हर रोज़ हम एनालाइज करते हैं। कुछ वीडियोज़ अवेलेबल हैं, आप इसको देख सकते हैं। ओके, कमिंग बैक टू दिस वन। While the situation has limped back to normalcy, it has prompted a policy response by countries towards diversifying the semiconductor supply chain. जैसे मैंने आपको बताया कि अब तो चीज़ें बैक टू नॉर्मल हो चुकी है, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो अब सेमीकंडक्टर की सप्लाई चेन को भी डाइवर्सिफाई कर रही है। तो इसलिए भारत में बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो इंटरेस्टेड है कि वो अपनी फैब यानी कि चिप फैब, सेमीकंडक्टर फैब यानी कि फैब्रिकेशन जो है वो यहाँ पर करें। रशिया और यूक्रेन के युद्ध की वजह से जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं इसके फ्री मूवमेंट पर भी एक ब्रेक लग गई थी, और इसकी वजह से होलसेल इन्फ्लेशन जो है वो हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, और स्टॉक मार्केट जो है वो भी काफ़ी वॉलेटाइल रही, बिकॉज एज वी ऑल नो, राइट, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, बेसिक मेटल्स, केमिकल्स, केमिकल प्रोडक्ट्स, एडिबल ऑयल्स, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो रशिया से, यूक्रेन से और दूसरे रीजन से आती हैं। तो जब युद्ध वाली सिचुएशन हो गई तो ये अप एंड डाउन वॉलेटिलिटी आ गई इसमें, जिसकी वजह से हाउसिंग प्राइसेस, स्टॉक मार्केट वॉलेटिलिटी, डोमेस्टिक WPI, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंक्रीज़ हो गई थी। यहाँ पर कुछ और चीज़ें बताई गई हैं। कॉर्पोरेट लोन क्लीन अप मीन्स फाइनेंशियल एंड कॉर्पोरेट बैलेंस शीट्स आर इन गुड शेप। मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ, वैसे मैंने आपको ये चीज़ एक्सप्लेन कर दी है, राइट। तो जो हम बात कर रहे थे ये ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम के बारे में, तो यहाँ पर वो बताया गया है डिजिटलाइजेशन रिफॉर्म्स डिलीवरिंग एफिशिएंसी गेन्स थ्रू ग्रेटर फॉर्मलाइजेशन, higher financial inclusion, more economic opportunities, along with skilling reforms help unleash demographic dividend, supply chain में diversification, right। इसी के साथ साथ जो डीरेगुलेशन है, कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस को डीरेगुलेट करने की ज़रूरत है। स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं उनको पावर सेक्टर को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, एजुकेशन को और ज़्यादा क्वालिटी वाइज बढ़ाने की ज़रूरत है, और हेल्थी लाइफस्टाइल प्रमोट करें लोगों के अंदर, सिक्योर नेसेसरी मेटल्स एंड मिनरल्स के बारे में हम बात करने वाले हैं, और रिड्यूस कंप्लायंस बर्डन ऑन MSME, ये सारी चीज़ों के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। सप्लाई साइड रिफॉर्म्स जो हैं तो इसके बारे में बात बताई गई है, राइट। और इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा डेवलप करना पड़ेगा, राइट। जो पैसे, जो एसेट हैं सरकार की, राइट, कुछ ऐसी कंपनीज हैं, कुछ ऐसी ज़मीनें हैं, तो उनको बेचकर ये पैसे जो हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर में हम इन्वेस्ट करें, और इसी के साथ साथ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो हैं तो इसको बूस्ट करें, ताकि इससे मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट हो जाएगा। इसी के साथ साथ जो MSME सेक्टर हैं उसको और ज़्यादा अपग्रेड करने की ज़रूरत है,
सोशल वेलफेयर प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, जिसमें एजुकेशन, स्किलिंग, हेल्थ, ये सारी चीज़ें आ गई। और क्लाइमेट चेंज और एनर्जी ट्रांजिशन पर भी जोर देने की ज़रूरत है। इकोनॉमिक सर्वे पर जो सोनल वर्मा हैं, चीफ इकोनॉमिस्ट हैं नोमुरा के, तो उनका अपना एक ओपिनियन है। उन्होंने ये बताया है कि जो साइक्लिकल ग्रोथ है, राइट, ऐसा साइक्लिकल ग्रोथ जो होता है, तो साइक्लिकल ग्रोथ जो है वो अपने पीक तक पहुंच गया है और आने वाले समय में ये थोड़ा और ज़्यादा डाउन हो सकता है, ऐसा सोनल वर्मा का कहना है कि ग्रोथ जो है वो थोड़ा डाउन होगा, राइट। और उन्होंने 3 बेसिक रीजंस बताए हैं कि जो रिसेशन है यूरोप और यूएसए में, तो इसकी वजह से इंडिया के एक्सपोर्ट्स जो हैं वो कम होंगे। चाइना जो है वो रीओपन हो रहा है, राइट, लेकिन चाइना हमसे उतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं मंगवाता है, तो इसकी वजह से इतना कोई ख़ास फ़र्क हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। एक्सपोर्ट्स कम होंगे तो इन्वेस्टमेंट भी कम होगा, क्योंकि कंपनीज उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमाएगी तो वो नया इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी, राइट। तो जो प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर की साइकिल के बारे में हम बात कर रहे थे, तो उसमें थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हमें देखने को मिल सकती है, ऐसा सोनल जी कह रहे हैं। और मॉनिटरी पॉलिसी की बात करें तो जो इंटरेस्ट रेट कट किया जाता है, राइट, या फिर उसको खास करके जब कट किया जाता है तो इसकी इम्पैक्ट जो है वो ग्रास रूट लेवल पर आने में थोड़ा वक्त लग जाता है, तो ये आने वाले समय में इसकी इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगी। फिर इकोनॉमिक सर्वे के कुछ पॉइंट्स को देख लें तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज होगा, हम बहुत सारे देशों में अपना एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ा पाएंगे, प्राइवेट सेक्टर को काफ़ी फ़ायदा होगा। भारत जो है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर ज़्यादा जोर दे रहा है, राइट, और आने वाले समय में भी हम यही चीज़ करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल हमने यूएई के साथ एफटीए कर लिया, ऑस्ट्रेलिया के साथ कर लिया, यूके, ईयू, कनाडा के साथ बातचीत जो है वो चल रही है। अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जो मल्टीलैटरल ट्रेड नेगोशिएशंस हैं, तो इसका प्रोग्रेस काफ़ी लिमिटेड है। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे देश मिलकर जो मल्टीलैटरल यानी कि एक दो से ज़्यादा देश जो हैं वो एक ग्रुप बनाते हैं और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं, तो इसमें बहुत सारे इश्यूज होते हैं, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। लेकिन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है ये 2 देशों के बीच में होता है, तो इससे भारत को काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है, तो भारत इसी दिशा में आगे बढ़ेगा, तो इससे हमारे एक्सपोर्ट्स को एक पुश मिलेगा। और फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग एक्सपोर्ट किया, $422 बिलियन की चीज़ें जो हैं वो हमने बेची, राइट, एक्सपोर्ट की। और चाइना को रिप्लेस किया है नेदरलैंड्स ने इन टर्म्स ऑफ इंडियाज एक्सपोर्टिंग पार्टनर। पहले चाइना जो है वो 3rd नंबर पर था व्हेन इट कम्स टू इंडियाज एक्सपोर्ट, लेकिन अब नेदरलैंड्स जो है वो 3rd नंबर पर पहुंच गया है। भारत ने अपने एक्सपोर्ट्स को काफ़ी डाइवर्सिफाई किया है, हम साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, सऊदी अरेबिया जैसे देशों को एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है, या फिर बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। पहले यूएसए, चाइना जैसे देशों को करते थे, लेकिन अब नए नए प्लेयर्स, नए नए कस्टमर्स हमने ढूंढ लिए हैं। इसको और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए या फिर इसको और ज़्यादा अच्छा करने के लिए हमें एफिशिएंसी पर जोर देना पड़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन जितना अच्छा होगा, ऐसा सर्वे का कहना है, उतना ही हमारा एक्सपोर्ट्स जो है वो बढ़ेगा। एज पर द सर्वे सिग्निफिकेंट स्ट्राइड्स इन एक्सपोर्ट्स वेर रजिस्टर्ड इन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, इंजीनियरिंग गुड्स एंड ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल सेक्टर इन फाइनेंशियल ईयर 2022। दूसरे सेक्टर्स भले ही इतने अच्छे एक्सपोर्ट में ना रहे, लेकिन दवाई में, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में, इंजीनियरिंग गुड्स में, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल्स में हमने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। और इंडिया का फार्मा एक्सपोर्ट जो है वो कोविड के टाइम पर और कोविड के बाद भी अच्छा रहा है। नॉन ऑयल, नॉन गोल्ड इंपोर्ट्स जो हैं ये ग्रोथ सेंसिटिव होते हैं, राइट, तो अगर स्लो डाउन होता है तो फिर ये स्लो हो जाते हैं, अच्छी सीजन होती है तो अच्छे आंकड़े इसके देखने को मिलते हैं। तो इंडिया का ग्रोथ जो है वो रेजिलिएंट रहेगा, तो इसका मतलब ये है कि इन चीज़ों की इंपोर्ट्स भी हमारे यहाँ पर कंटिन्यूस रहेगी। राइजिंग कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, improving balance sheet, private companies investments in capital expenditure have started gaining momentum which in turn may bring back animal spirit। जो एक animal spirit हम कहते हैं ना कि एक जुनून जो चाहिए इकोनॉमी को, तो ये जुनून अब आएगा क्योंकि कैपेसिटी जो है वो यूटिलाइज हो रही है, बैलेंस शीट जो है वो इम्प्रूव हो रही है और प्राइवेट कंपनीज जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर करने लगी हैं, तो इससे एक मल्टीप्लायर इफेक्ट जो है वो इकोनॉमी में देखने को मिलेगी, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे ने कहा है। और जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हैं वो काफ़ी अच्छा रहा। पिछले साल का जो था ये 2.2 लाख करोड़ था, इस साल के पहले 6 महीने में ही 3.3 लाख करोड़ जितना इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हुआ है, विच इज़ ए गुड साइन। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर रहा है वो पिछले 5 सालों का सबसे बेस्ट रहा है,
तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छा इशारा कर रही हैं कि इंडिया की इकोनॉमी जो है उसके लिए अच्छे दिन जो हैं वो चल रहे हैं। हायर कैपिटल बेग योर पार्डन हायर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑफ्टन लीड्स टू इंक्रीज इन कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब कैपेसिटी यूटिलाइज हो जाती है, यूटिलाइज होने लगती है, तो और ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, और जितना ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा उतनी ही मल्टीप्लायर इफेक्ट जो है वो बढ़ेगी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें तो उसमें भी नया इन्वेस्टमेंट आया है, 5 गुना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आया है कंपेयर टू फाइनेंशियल ईयर 20, और ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो भी काफ़ी अच्छा रहा है। रही बात रेट ऑफ रिकवरी की, तो आईबीसी यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के आने के बाद पैसों की रिकवरी भी काफ़ी अच्छी रही है। मार्च 2022 के एंड तक 47,421 करोड़ रुपीस जो है वो रिकवर किए गए हैं, और लोक अदालत, सरफेजी एक्ट और डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स के मुकाबले ये जो आईबीसी है उसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा। और आईबीसी की वजह से सबसे बड़ा चेंज जो आया है वो है बिहेवियरल चेंज। इसमें क्या है कि अगर आपने पैसे नहीं दिए हैं, राइट, तो फिर आपकी कंपनी जो है उसको नीलाम किया जाएगा और किसी और को दिया जाएगा, तो ये अपना कंट्रोल ना चला जाए अपनी कंपनीज पर से, तो इसकी वजह से फिर जो डेटर्स हैं वो कैसे भी करके पैसे जो हैं वो वापस रिटर्न कर रहे हैं, विच इज़ ए वेरी गुड साइन। गिफ्ट सिटी के बारे में यहाँ पर जिक्र हुआ है कि गिफ्ट सिटी जो है, तो गिफ्ट सिटी जो गांधीनगर में है, गुजरात में है, तो गिफ्ट सिटी जो है वो एक गेटवे है टू ग्लोबल फाइनेंस, के ग्लोबल फाइनेंस को हम यहाँ पर अट्रैक्ट कर सकें और आत्मनिर्भर भारत के प्रोजेक्ट को जो फाइनेंस चाहिए वो इजीली मिले। इसके लिए गिफ्ट सिटी को जो आज से बहुत सालों पहले क्रिएट किया गया, लेकिन जब उसको क्रिएट किया गया था तब बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ये ऐसे ही फालतू का खर्च किए जा रहे हैं और अच्छी अच्छी बिल्डिंग से कुछ नहीं होगा, बट अब इसके बेनिफिट्स जो हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं। ऐसा चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र वी अनंत नागेश्वरन साहब जो हैं उन्होंने इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन किया है। इसी के साथ जो एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान्स हैं, राइट, दिस इज़ बेसिकली अबाउट स्टार्टअप्स। क्या होता है कि स्टार्टअप्स जो होती हैं तो उनको यहाँ पर जो इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, तो इसकी वजह से वो फ्लिपिंग करते हैं। फ्लिपिंग यानी कि एक इंडिया की स्टार्टअप जो है वो अपनी पूरी ऑफिस को सिंगापुर में शिफ्ट कर देगी, वहाँ पर रजिस्टर्ड हो जाएगी, राइट, वहाँ से सारी चीज़ें ऑपरेट होगी, तो इसको फ्लिपिंग कहते हैं। तो अब इकोनॉमिक सर्वे जो है उसने सजेस्ट किया है कि अगर हम टैक्सेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें तो रिवर्स फ्लिपिंग होगी, यानी कि ये भारत की कंपनी जो सिंगापुर चली गई थी अब वापस भारत आ जाएगी। तो इसके लिए हमें टैक्स स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करना है, कैपिटल के इनफ्लो और आउटफ्लो पर कम से कम रिस्ट्रिक्शंस लगाने हैं, और हमारे यहाँ पर आज भी स्टार्टअप्स जो हैं वो बहुत सारे चैलेंजेस को फेस कर रही हैं। फॉर एग्जांपल फंड रेजिंग करने के लिए, रेवेन्यू जनरेशन के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, फिर सपोर्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं मिलता है, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट और टैक्स स्ट्रक्चर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये सारी चीज़ों को अगर हम इम्प्रूव करें, इसमें रिफॉर्म्स लाए, तो बहुत सारी ऐसी रिवर्स फ्लिपिंग जो है वो हो सकती हैं। क्रिप्टो करेंसी के बारे में ये बताया गया है कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो जो ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सर्विसेज हैं तो इसको डिसइंटरमीडिएट करती हैं, राइट, और ये एक चैलेंज क्रिएट करती हैं सरकारों के लिए। तो क्रिप्टो करेंसीज को कंट्रोल करने के लिए ग्लोबल रेगुलेशन चाहिए, ग्लोबल लॉ चाहिए, दुनिया के सारे देशों को इसमें मिलकर काम करना पड़ेगा, तभी जाकर हम इसको कंट्रोल कर पाएंगे। इंडिया के पेंशन सेक्टर के बारे में सर्वे ये कहता है कि भारत का जो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है वो काफ़ी यंग है, तो यंग लोग जितना काम करेंगे, जॉब करेंगे, पैसे बचाएंगे और पैसे जो है वो पेंशन में इंजेक्ट करेंगे, तो उतना ही फ्यूचर में पेंशन जो है वो, पेंशन सेक्टर जो है वो ग्रो होगा, और पेंशन में जो पैसे होते हैं सरकार इनका इस्तेमाल भी दूसरे अच्छे कामों के लिए कर सकती हैं। अब खेती बाड़ी की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, तो एग्रीकल्चर को रीओरिएंटेशन की ज़रूरत है। क्लाइमेट चेंज की वजह से हमें इसको रीओरिएंट करना पड़ेगा, राइट। हमारे यहाँ पर बहुत सारे चैलेंजेस हैं। फॉर एग्जांपल फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स, के एक किसान जो है उसके पास छोटी ज़मीन होती है या फिर ज़मीन के अलग अलग टुकड़े अलग अलग जगहों पर होते हैं। एक ही जगह पर अगर बड़ी ज़मीन है तो आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, तो ये एक रीज़न है। फिर लो प्रोडक्टिविटी है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, तो ये सारी चीज़ों की वजह से इनपुट कॉस्ट जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है। और क्लाइमेट चेंज की वजह से हमें हमारे जो हम क्रॉप्स उगाते हैं तो उनको भी हमें क्लाइमेट के हिसाब से, वेदर कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए चेंज करना पड़ेगा, तो ये बात भी बताई है इकोनॉमिक सर्वे में। और फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देना होगा, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना पड़ेगा, कोल्ड स्टोरेज, लॉजिस्टिक यानी कि ट्रांसपोर्टेशन की अच्छी फैसिलिटी कम से कम या फिर ना वेस्ट हो, राइट। वैल्यू एडिशन की चीज़ें हम ऐड कर सकें, मीन्स इसमें ऐड हो, वैल्यू एडिशन हो,
और किसान जो है उनको बेहतर पैसे मिले, रिटर्न मिले, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो और एक्सपोर्ट जनरेट हो, तो ये सारी चीज़ों पर फोकस करना पड़ेगा। और जो फार्म है तो इसमें मैकेनाइजेशन के मशीन्स का इस्तेमाल करें ताकि हमें हमारी प्रोडक्टिविटी जो है वो इम्प्रूव हो, इनपुट कॉस्ट जो है वो कम होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों पर जोर दिया है। और सर्वे कहता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है इसके पिछले 6 सालों की एवरेज निकाले तो 4.6% से इसका एनुअल ग्रोथ रहा है। राइट, रेयर अर्थ मटेरियल्स या फिर रेयर अर्थ एलिमेंट्स और मिनरल्स की बात करें, क्रिटिकल मिनरल्स की, तो जियोपॉलिटिकल बैटल ग्राउंड की वजह से ये आज के ज़माने का नया ऑयल ही आप गिन लीजिए। राइट, और इसको लेकर हमें बहुत ही अच्छी एक मल्टी डायमेंशनल मिनरल नीति बनानी पड़ेगी। यहाँ पर स्ट्रेटेजिक मिनरल रिजर्व की बात भी की है, जैसे पेट्रोल और डीजल और फ्यूल के लिए जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स होते हैं कि हम रिजर्व में रखते हैं कि ताकि अगर कोई शॉर्टेज आ जाए तो हम रिजर्व में से पैसा ये जो ऑयल है उसको यूज़ कर सके। वैसे ही स्ट्रेटेजिक मिनरल रिजर्व्स को क्रिएट करने की बात यहाँ पर बताई है। क्रिटिकल मिनरल्स में कोबाल्ट, कॉपर, लिथियम, निकल हैं। और रेयर अर्थ जो एलिमेंट्स हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर ईवी, बैटरीज, सोलर पावर, विंड एनर्जी, इन सारे क्षेत्रों के लिए। करंट अकाउंट डेफिसिट जो है इसको क्लोजली मॉनिटर करने के बारे में बताया है, इस पर एक निगरानी रखनी है। और कमोडिटी की प्राइसेस अगर बढ़ेगी, स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड होगी और एक्सपोर्ट कम होंगे तो इसकी वजह से जो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो एक्सपांड हो सकता है। इंडिया का जो CAD है ये 4.4% हो गया। राइट, द क्वार्टर एंडेड इन सितंबर, यानी कि जो जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये तीन महीनों का जो क्वार्टर है तो इसमें हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो काफ़ी एक्सपांड हुआ कंपेयर टू 2.2% ड्यूरिंग अप्रैल टू जून पीरियड। तो नियरली डबल हो गया ये। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है हमें। और अगर CAD करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता जाएगा तो फिर हमारी रुपये की वैल्यू जो है वो कम होती जाएगी। रुपये की वैल्यू कम होगी तो फिर इंपोर्ट्स जो है वो और ज़्यादा एक्सपेंसिव होंगे, और इंपोर्ट्स एक्सपेंसिव होंगे तो अगेन क्या होगा, CAD जो है वो बढ़ेगा। लेकिन क्रूड ऑयल की प्राइस थोड़ी कम हुई है बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबल रिसेशन एंड थिंग्स, और रशिया से भी हमें ऑयल मिलने लगा है तो ये थोड़ी हमारी मदद करेगा। और जब रेमिटेंस आएगा, बाहर से पैसे वापस भारत में आएंगे तो इससे भी CAD जो है वो थोड़ा कम होगा। वैसे भारत के पास फॉरेक्स रिजर्व काफ़ी अच्छा है, हमारे पास डॉलर्स काफ़ी अच्छे हैं, हमारे पास 532.7 बिलियन डॉलर्स हैं। और ये 8.8 मंथ के इंपोर्ट्स को सपोर्ट करने के लिए इतने जो पैसे हैं ये पर्याप्त हैं। तो अभी कोई चिंता का विषय नहीं है, लेकिन रुपये की वैल्यू को बचाना है, इन्फ्लेशन कम होना चाहिए और रेमिटेंस जो है वो हमारे देश की तरफ आता रहेगा तो फिर CAD जो है वो थोड़ा कम होगा। राइट, तो दोस्तों ये था इकोनॉमिक सर्वे। आई एम श्योर आज के इस डिस्कशन से ऐसा कोई भी विषय नहीं होगा, ऐसी कोई भी बात नहीं होगी जो आपको डिफ़िकल्ट लगी हो। सारी चीज़ों को मैंने बहुत ही ग्रास रूट लेवल के एग्जांपल्स के साथ आपको समझाने की एक कोशिश की है। अगर फिर भी कोई डाउट्स हैं, कोई भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। आई विल गेट बैक टू यू एज क्विकली एज पॉसिबल। और अब हम बजट वाला लेक्चर जो है वो भी देखेंगे, जो लेटेस्ट बजट हैं उसके भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एनालाइज करेंगे जैसे हमने इकोनॉमिक सर्वे को एनालाइज किया। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।